Alright, people, we are back. और लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था उसमें इंक्लूड था यहाँ तक नहीं, उसमें हमने यहाँ तक किया था कि एआई डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स खत्म कर देगा। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हम करेंगे इससे पहले हमने मैं आपको एक कोर्स आउटलाइन का विजिट करा देता हूँ। कंटेंट में से हमने अब सर आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप ने कहाँ से सीखा, घर बैठे डॉलर्स किस तरह कमाते हैं, व्हाट शुड बी योर मोटिवेशन टू चूज योर करियर पाथ। ये उनके लिए था जो अपना अपना भी कैरियर डिसाइड करना चाह रहे हैं। इसके अलावा मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, क्या मुझे जॉब मिलेगी एंड ऑल। यहाँ से लेके हमने डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स खत्म कर देगा एआई, यहाँ तक का डिस्कस किया था पिछले सेशन में। जिसने नहीं देखा वो पहले, और उसको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो वो जाके देख सकता है। नेक्स्ट हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे के टॉपिक्स। और पहले बिजनेस को समझो। देखें, आप अगर ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं तो मैंने जिस तरह बताया था कि अपने पिछले सेशन में कि कोई भी ऑनलाइन काम होता है तो वो बेसिकली एक बिजनेस होता है। एक बिजनेस होता है वो। और हर बिजनेस की जो है वो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट होती है कि वो स्केल हो। ठीक है, स्केल हो, उसके उसके पास रेवेन्यू आए और उसके बाद उसके पास प्रॉफिट आए। ठीक है, तो हर बिजनेस की यही बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी या तो जो उसका जो मेजर या मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि रेवेन्यू आए या फिर स्केलिंग हो। ठीक है, यानी स्केलिंग से मुराद है कि आपका जो मार्केट शेयर है वो आप ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करो। और प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब है कि आप जो भी अ, पैसा इन कर रहे हो उससे ज्यादा आउट करो तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस के साइजेस किस तरह के होते हैं, देखिए, business can be categorized by size, often based on the numbers of employee and annual revenue and all. Common size category include small and medium size enterprises, SMEs, and large corporations. बेसिकली आप जो ज्यादातर, मैंने जिस तरह से ऑनलाइन अर्निंग की हम बात कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी ना, जो आपको फ्रीलांस में काम मिलेगा, जो आपको रिमोटली कोई हायर करेगा, या फिर आपको ज्यादातर जो मैं समझता हूँ कि जो जितने भी स्मॉल और मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस है ना, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लार्ज जो कॉर्पोरेशन हैं वो ऑब्वियसली वो अम, अपना खुद का डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। वो मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के, पेड मार्केटिंग के, हर चीज के वो अपने डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। तो यू कैन ऑब्वियसली यू कैन गेट जॉब्स इन दोस कॉर्पोरेशंस। बट ये वाली जो हमारी कंसल्टेशन थी ये बेसिकली फॉर फ्रीलांसिंग और फॉर बिजनेस ओनर्स थी। तो दैट्स व्हाई मैं ये प्रेफर करता हूँ कि हम हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो स्किल है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड बिजनेस जो है वो एक्चुअली वो बिजनेस साइज क्या है। ठीक है, जिसको हमने रीच आउट करना है, जिससे हमने काम लेना है, या जिसके साथ हमने काम करना है। ठीक है, तो लार्ज कॉर्पोरेशन के साथ भी आप काम कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप एमएनसीज के साथ और लार्ज कॉर्पोरेशन के साथ आप अच्छे बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना चाहते हो। ठीक है, तो यू हैव टू डू जॉब ऑन 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 देयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। और अगर आप फ्रीलांसिंग या फिर आप जो है वो आउटसोर्सिंग या रिमोटली वर्क करना चाहते हो तो फिर आपको स्मॉल बिजनेसेस और मीडियम साइजेस एंटरप्राइजेस को टारगेट करना होता है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल स्कोप के हिसाब से मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिजनेस जो है वो लोकल हो सकते हैं। ठीक है, नेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल हो सकते हैं। एक अगर कोई ऐसा रिटेलर है, ठीक है, ऐसा रिटेलर है या कोई ऐसा सर्विस बेस्ड बिजनेस है जो किसी लोकेलिटी में बेस करता है। ठीक है, वो उसका एक फॉर एग्जांपल, टू जस्ट कीप दिस सिंपल, कि एक कराची के अंदर फॉर एग्जांपल गुलशन के अंदर कोई मिठाई की दुकान है। ठीक है, नहीं, इससे मिठाई की दुकान को ज्यादा जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग की इतनी जरूरत नहीं होगी। लेट्स से एक वो है फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। ठीक है, अब फास्ट फूड रेस्टोरेंट को चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर्स। ठीक है, अब वो लोकल बिजनेस है। अब वो लोकल बिजनेस या तो ऑब्वियसली उसकी एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, अब वो ज्यादा दूर डिलीवर नहीं कर सकता। ठीक है, और वो
पूरे पाकिस्तान को ऑब्वियसली या पूरी दुनिया को ऑब्वियसली टारगेट नहीं कर सकता। अब वो उसने अपने लोकेलिटी में, अपने एरिया में टारगेट करना है, ठीक है? तो उसकी जो प्लानिंग होगी, मीडिया प्लानिंग होगी, वो एक अलग अलग तरीके से होगी। उसके लिए जो एड्स चलेंगे उसकी उसकी एक उसकी टाइप अलग होगी, ठीक है? और जो बिज़नेस नेशनली हो सकता है, नेशनली बिज़नेस कौन से हो सकते हैं? कोई भी ऑनलाइन ऐसा बिज़नेस है जो ई-कॉमर्स बेस्ड है, वो नेशनल हो सकता है। चाहे वो पाकिस्तानी नेशनल हो, चाहे वो यूएस नेशनल हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेस्ड ई-कॉमर्स बिज़नेस हो, वो नेशनली हो सकता है, ठीक है? उसमें उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि हम उस चीज़ को डिलीवर कर सकते हैं। अगर हम उस चीज़ को डिलीवर कर सकते हैं, फिज़िबिलिटी है कि हम उसको नेशनली डिलीवर कर सकते हैं, तो ये बिज़नेस पॉसिबल है, ठीक है? मल्टीनेशनल बिज़नेस तो कौन से होते हैं? मल्टीनेशनल बिज़नेस जो है वो सास बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस होते हैं, जिसमें आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, वो आप ग्लोबली कर सकते हो। या फिर कोई ई-कॉमर्स है, तो ई-कॉमर्स बड़ा बिज़नेस हो सकता है कि जो ग्लोबली सर्व कर रहा हो। इसके अलावा जितने डिजिटल कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट वाला बिज़नेस होता है ना, वो आप जो है वो ग्लोबली कर सकते हो। जिसकी बहुत एक कॉमन एग्ज़ाम्पल जो है वो यूट्यूबर्स की है। तो वो ग्लोबली ऑब्वियसली उनकी मार्केट जो है वो ग्लोबल होती है, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, तो वो ग्लोबल बिज़नेस होता है। तो बेसिकली ये बिज़नेस को समझने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उसको साइज़ को समझो, और ये इस तरह भी क्लासिफ़ाई करो कि ज्योग्राफिकल बेसिस के ऊपर भी जब बिज़नेस क्लासिफ़ाई होते हैं ना, तो उसके उनके जो है ना वो सिनेरियोज़ डिफरेंट हो जाते हैं। लोकल बिज़नेस का एक अलग तरह का अप्रोच होगी, आपकी आपकी अगर मार्केटिंग के हिसाब से देखते हो, नेशनल की अलग होगी और ग्लोबल वालों की एक अलग अप्रोच होगी, ठीक है? अम, ऑनलाइन बिज़नेस में ये कहा जाता है कि कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। ऑनलाइन बिज़नेस में आप यू कैन एक्सपैंड फॉर लाइक कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, आप जो है वो ईज़िली एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी फिज़िबिलिटीज़ चेक करनी होती हैं, स्पेशली अगर आपका ई-कॉमर्स है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना है, अपने कंज़्यूमर तक पहुँचाना है, तो उसके अंदर बहुत सारी बाउंड्रीज़ होती हैं, बहुत सारी फिज़िबिलिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो मार्केटर को एक बाउंड्रीज़ का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी हम अगर यूएस के किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हों, तो वो चाहेगा कि भई हम यूएस की भी मार्केट कैप्चर करें, हम जो है वो यूके की भी करें, हम जो है वो कनाडा की भी मार्केट करें, ठीक है? लेकिन बट सवाल हमारा इसमें ये होना चाहिए कि आप क्या वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं? हम एड्स चलाना, देखिए कोई मसला नहीं है, एड्स चलाना या ऑनलाइन रीच करना कोई मसला नहीं है। आप वहाँ पे अब मैं आगे हम जब मीडिया प्लानिंग की बात करेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस-किस तरह के मीडिया के थ्रू आप जो है वो ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन क्या वो फिज़िबिलिटी बन रही है उस बिज़नेस की कि वो वहाँ पे अपनी सर्विस या अपनी प्रोडक्ट पहुँचा सकता है। सर्विस की भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एसी रिपेयर वाली सर्विस है, ठीक है? तो एसी रिपेयर वाली सर्विस, आप ऑब्वियसली आप एक एरिया को टारगेट करोगे, ठीक है? वो भी लोकेलिटी में ज़्यादातर आ जाता है कि आप लोकेलिटी या नेशनली तो नहीं हो सकता। अगर बहुत बड़ा कोई बिज़नेस है कि जिसकी हर शहर के अंदर ब्रांचेज़ हैं, तो वो फिर नेशनली कर सकता है। अदरवाइज़ जो है वो या तो कराची को पूरा कर लेगा, या तो कराची सेंट्रल को कर लेगा। ठीक है? या कराची के कुछ इलाकों को कर लेगा सर। तो इस तरह से आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस टॉपिक इन द सेशंस। ठीक है? अच्छा, अब ये हो गई बिज़नेसेस की बात। अब बिज़नेस ओनर्स को जो है ना वो उनको चाहिए क्या होता है? अगर आप किसी की नीड्स को नहीं समझ पाओगे, तो आप उसको उसको डिलीवर नहीं कर सकते, आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते, ठीक है? आप उसके लिए वैल्यूएबल एसेट नहीं बन सकते, ठीक है? जब तक आप उसकी नीड्स को नहीं समझोगे अगले बंदे की, ठीक है? अब यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है वो कौन है? वो है बिज़नेस ओनर। If you are a freelancer, if you are someone who has been outsourced, या if you are someone who is providing services remotely, तो ऐसा बंदा जो है वो एक ऑब्वियसली एक बिज़नेस के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है? उसको उस बंदे को रिमोटली, अगर मैं यहाँ कराची में बैठा हुआ हूँ और मैं किसी कैलिफ़ोर्निया के बिज़नेस के साथ काम कर रहा हूँ, तो आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो जो कैलिफ़ोर्निया में जो बंदा बैठा हुआ है, वो उसकी नीड्स क्या हैं, उसका बिज़नेस क्या है, उसकी बिज़नेस की डिमांड क्या है, उसकी बिज़नेस की ग्रोथ कैसे हो सकती है, या बेसिकली उसकी साइकी को समझनी होती है कि हर बिज़नेस ओनर का एक अलग होगा, ठीक है? अब इसमें मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, इंक्रीज़ मंथली रेवेन्यू बाय 10%,
जो सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रेफर करते हैं वो बोलेंगे हाँ ठीक है यार, अगर आप हर मंथ मेरा 10% रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हो तो दैट्स इनफ, दैट्स वेरी गुड। और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अगर इसको आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, 10% अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या पता कि 10% तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या पता स्पेंड, यानी जितना मार्केटिंग में हम कॉस्ट आ रही है वो क्या पता 20% इंक्रीज हो। ठीक है, तो फिर वो सेंस नहीं बनेगा कि मार्केटिंग कॉस्ट आपकी डबल बढ़ रही है तो आपका जो रेवेन्यू है वो 10% बढ़ रहा है, तो वो सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह की चीजें बाकी मतलब मैटर करता है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही आपने केपीआई पकड़ ली और आपने उसको फॉलो कर रहे हैं। ये मैटर करता है कि आप आपकी बिजनेस को लेके अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, आपकी जो मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी अच्छी है। अच्छा, इंक्रीज इन द रेवेन्यू बाय 15, एनुअल रेवेन्यू बाय 15%, तो ये आपकी जो है ना कम्युनिकेशन पे वेरी करता है। आप किस तरह से क्लाइंट को कम्युनिकेट कर रहे हो, अपना अपना विजन किस तरह बता रहे हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स किस तरह डिफाइन कर रहे हो। पहले आपने क्लाइंट्स के ऑब्जेक्टिव सुनना है, ठीक है, उनको समझना है, ठीक है, उनको फिर रिकमेंड करना है कि ठीक है हम इस तरह से कर सकते हैं, हम इस तरह से लेके चल सकते हैं इस चीज को, और इससे जो है वो हमारी अगर क्लाइंट जो है वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस आप देखें पहले। अगर वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप उसको शॉर्ट टर्म में सजेस्ट करो कि आप किस तरह से जो है वो प्रॉफिट बना सकते हो। अगर वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप उसको प्रॉफिटेबली ग्रो कैसे करवा सकते हो, आप उसकी उसको रिकमेंडेशन दोगे। ठीक है, इस तरह एक्सपेंड एक्सपेंड मार्केट शेयर इन टारगेट डेमोग्राफिक और रीजन। जब भी हम मार्केट शेयर की बात करते हैं ना, मार्केट शेयर की बात करते हैं तो तो हमने ना एक बाउंड्री बनानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूंगा और ऐसे ओपन में बात करूंगा ना, तो फिर या तो मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो मार्केट शेयर है वो 10% है, तो मैं या तो ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ या तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो अनक्लियर है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि पाकिस्तान का 10% मार्केट शेयर मेरे पास है, ठीक है, तो हमें अच्छा मार्केट शेयर होता क्या है, पहले भी इस चीज को भी समझ लो कि मार्केट शेयर क्या होता है। मार्केट शेयर इज बेसिकली आपका, फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स की मार्केट जो है वो पाकिस्तान के अंदर, एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 बिलियन रुपीस की है, ज्यादा है लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो लैपटॉप की मार्केट है वो 1 बिलियन रुपीस की है। ठीक है, उसमें से मैं कितना, मार्केट मतलब होता है कि कितना रेवेन्यू उसके अंदर, कितना लोग जो है वो उसको परचेज कर रहे हैं। ठीक है, कितना, यानी 1 बिलियन रुपीस के लैपटॉप्स बिक रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा अगर 10% मार्केट शेयर है तो मैं उस हिसाब से देख लूंगा कि मेरे मेरे मैं कितना सेल कर पा रहा हूँ। ठीक है, वो मेरा मार्केट शेयर हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कि जितना टोटल बिक रहा है उसमें से मैं कितना बेच पा रहा हूँ, तो वो मेरा मार्केट शेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मार्केट शेयर एक्सपेंशन की जहां बात आएगी तो वहां पे आपको कॉम्पेटिटर्स को देखना पड़ेगा। कॉम्पेटिटर्स कितना के पास क्या मार्केट शेयर है, आपके पास क्या मार्केट शेयर है। अगर आप उसको एक्सपेंड करने की बात कर रहे हो तो आपको रीजन डिफाइन करना पड़ेगा, डेमोग्राफिक्स डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है ना वो आपको इन चीजों की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप बिजनेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और अगर आप बिजनेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बहुत सारे क्योंकि बिजनेस ओनर को खुद नहीं पता होता कि इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में खुद नहीं पता होता उनको, तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव और उनको समझाना पड़ेगा कि आप, ठीक है, आपकी बिजनेस की ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और हम इन ऑब्जेक्टिव्स को इन केपीआईज के थ्रू जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखा है अचीव 10% इंक्रीज इन द ऑनलाइन सेल्स। एग्जांपल्स हैं फर्दर, स्ट्रेंथन ब्रांड अवेयरनेस थ्रू टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स। कुछ लोगों की कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट बिजनेसेस जो होते हैं, जिसकी मैंने पहले ऊपर आप कैटेगराइज करके बताया था। तो कॉर्पोरेट बिजनेस की मोस्टली जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी है। ठीक है, पेप्सी अगर एडवर्टाइज करेगी तो ऑब्वियसली उसने सेल्स नहीं करनी, उसका जो ज्यादा फोकस होता है वो ब्रांड ब्रांड बिल्डिंग की, ब्रांड अवेयरनेस की तरफ होगा। ठीक है, ऑब्वियसली वो कॉर्पोरेट ब्रांड है। इसी तरह अगर कोई भी अगर ब्रांड ऐसा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी ब्रांड ऐसा है कि जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल नहीं करता, वो उसका एक जो है वो होलसेल नेटवर्क है, उसका एक रिटेल का नेटवर्क है। तो इन दैट केस क्या होगा कि आप उसकी ब्रांड अवेयरनेस की, उसकी ब्रांड आइडेंटिटी, उसकी ब्रांड अवेयरनेस को आप स्ट्रॉन्ग करने की, स्ट्रेंथन करने की कोशिश करोगे। ठीक है,
इंक्रीज इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंगेजमेंट, सॉरी, इंक्रीज इन सोशल मीडिया एंगेजमेंट बाय 25%। तो आप अगर किसी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हो तो उसकी ये केपीआई हो सकती है कि आप उसके सोशल मीडिया एंगेजमेंट को इंक्रीज कर रहे हो या उसकी फॉलोइंग को इंक्रीज कर रहे हो, या यानी कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। लेकिन ये जस्ट एग्जांपल्स थी कि आपको समझ में आए कि बिजनेस ओनर्स जो है वो क्या डिमांड करते हैं, या आपको उनकी नीड्स को समझने के लिए वो क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जो आपको नीड्स को, आप उनकी नीड्स को समझ सकते हो। अगर आप उसकी नीड नहीं समझोगे ना, आप उसको कभी भी अच्छी सर्विस नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज कि आप डिजिटल मार्केटिंग को समझो। ऑलराइट, सो डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए मैंने कुछ चीजें, बल्कि 2 स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो पुट अप किए हैं। नंबर 1, जो पहला स्क्रीनशॉट है उसके अंदर मैंने डिफाइन किया है कि किस किस तरह के मीडिया होते हैं। अब मीडिया क्या होते हैं? एक, जब भी आप कोई ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करोगे ना, बल्कि आप मार्केटिंग की बात करोगे या एडवर्टाइजमेंट की बात करोगे, तो आप मीडिया प्लानिंग की बात कर रहे होते हो बेसिकली। ठीक है, मीडिया प्लानिंग में क्या होता है कि ये 3 चीजें इंक्लूडेड होती हैं मीडिया प्लान में। अब मीडिया प्लान में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? पेड मीडिया, अर्न मीडिया और ओन्ड मीडिया। मैं आपको ना इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एग्जांपल के साथ ऐसे समझें आप, फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज, अब मेरा एक ब्रांड है ऑलरेडी, अब मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब उस नए प्रोडक्ट के लिए मैं मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं उसके लिए मीडिया प्लान बना रहा हूँ। ठीक है, या आप किसी बिजनेस के लिए बना रहे हैं या फिर कोई बिजनेस अपने लिए बना रहे हैं। अब उस मीडिया प्लान में क्या होगा? सबसे पहले आएगा ओन्ड मीडिया। सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा मीडिया है। अच्छा, उससे भी पहले मैं समझा देता हूँ कि मीडिया क्या होता है बेसिकली। मीडिया एक ऐसी चीज होती है कि जिसके ऊपर आप अपना एडवर्टाइजमेंट प्लेस कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से आप बिलबोर्ड्स देखते हैं बाहर रोड पे, वो भी एक मीडिया है। ठीक है, आप न्यूज़पेपर देखते हैं, वो भी एक मीडिया है। ठीक है, आप गूगल सर्च पे जाते हो, वो भी एक मीडिया है। आप फेसबुक में स्क्रॉल करते हुए एड्स देखते हो, वो भी एक मीडिया है। ठीक है, आप कोई पैम्फलेट्स देखते हो, वो भी एक मीडिया है। आप टीवी में एड्स देखते हो, वो भी मीडिया है। सही है? तो ये जहां जहां पे आप इन्वेंटरी, बेसिकली जहां जहां पे आप एडवर्टाइज कर सकते हो ना, उसको आप मीडिया कह सकते हो। या जहां जहां पे आप अपना मैसेज, अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हो, कम्युनिकेशन इज अ वेरी गुड वर्ड। जहां जहां पे आप अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हो, अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हो, वो सारी मीडिया होती है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? ओन्ड मीडिया। ओन्ड मीडिया कैसे होगा भाई? मैं देखूंगा कि मेरी वेबसाइट है। ठीक है, मेरे पास ब्लॉग्स का ऑप्शन है, मेरे पास जो है वो कोई, मेरे पास इवेंट, मेरा अपना कोई इवेंट है। ठीक है, न्यूज़ लेटर्स हैं। न्यूज़ लेटर्स बेसिकली आप अपने सब्सक्राइबर्स को भेजते हो या ऐसे लोगों को भेजते हो जो बिजनेस के, आपके बिजनेस को के बारे में नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, आपके पास कोई स्टोर्स हैं, आपके कोई रिटेल रिटेल स्टोर्स हैं, आपके पास एम्प्लॉयज हैं, टैलेंट्स हैं, आप लोग आपको जानते हैं, वर्ड ऑफ माउथ है, या जो आपके साथ एसोसिएट हैं, काम करते हैं, करते हैं, या आपके स्टेक होल्डर्स यानी कि कोई जो ओनर्स भी हो गए, मैनेजमेंट भी हो गई, डायरेक्टर्स भी हो गए, और आपके एम्प्लॉयज भी हो गए, और पार्टनर्स भी हो गए। ठीक है, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो भी आपके ओन मीडिया में आ गए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑब्वियसली ये एक इमेज मैंने ली थी तो इसके अंदर बहुत एक लिमिटेड है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपकी ओन्ड मीडिया में आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके सोशल मीडिया चैनल्स, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके सोशल मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया पेजेस। अब आप मैंने मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि मैं उस प्रोडक्ट की जो कंटेंट है उसको मैं अपने ओन्ड मीडिया के ऊपर प्लेस कर दूं। जैसे कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगा दिया, जैसे कि मैंने उसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे लगा दी। ये सब फ्री है। ठीक है, ये सब फ्री है बोल दो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये आप ओन करते हो। ठीक है, आपका ये, आपकी ये ओनरशिप के अंदर है। तो इसके अलावा अगर मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया, मैंने उसका एक ब्लॉग्स लिख दिए, एक क्या मैंने 100 ब्लॉग लिख दिए उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी क्या है? मेरी ओन्ड मीडिया है। अब इसके लिए मुझे किसी को पे नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, इसके इसके लिए मुझे मीडिया खरीदना नहीं पड़ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा कि मैं ये सोचूंगा कि मैं ऐसा क्या कैंपेन बनाऊं, मैं ऐसी क्या
कंटेंट बनाऊं कि जिससे अर्नड अर्नड मीडिया ले सकूं मैं। अर्नड मीडिया क्या होता है कि आपका कंटेंट शेयर होने लग जाए, ठीक है। कंटेंट कोई दूसरे आपके लिए कंटेंट बनाने लग जाए, कंटेंट बाय अदर्स, दूसरे लोग आपके बारे में डिस्कस करने लग जाएं, आपको रिव्यूज देने लग जाएं, ठीक है। कोई आपका प्रेस कवरेज हो जाए, कोई आपको अपनी पॉडकास्ट में बुला ले फॉर एग्जांपल, कोई आपको अपना अपने शो में बुला ले, कोई आपको कोई आपके बारे में कमेंट लिख दे कहीं, कोई आपको हैशटैग में मेंशन कर दे, तो ये होता है अर्नड मीडिया। अब उसके बाद जो भी ब्रांड होगा वो सोचेगा यार मैं क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज लगा सकता हूँ, या मैं कैसा ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे मुझे ये अर्नड मीडिया मिल जाए, ठीक है। ये भी ऑब्वियसली आप ना इसको ओन करते हो ना आपने इसके लिए कोई पैसे दिए हैं, बट स्टिल लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं और आपकी जो है वो एक ऑनलाइन स्पेस के ऊपर मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन स्पेस के ऊपर, समझ रहे हैं। अब ओन मीडिया हो गया, अर्न मीडिया हो गया। अब इन दोनों के बाद क्या आता है, पेड मीडिया। पेड मीडिया की मैंने आपको एग्जांपल दी भी है थोड़ी बहुत, मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेड मीडिया के अंदर जो कन्वेंशनल मीडिया था उसके अंदर टेलीविजन आता था, मैगजीन्स आते थे, ट्रांजिट एड्स इस तरह बता रहे हैं, इसके अलावा न्यूज़पेपर्स, बिलबोर्ड्स, पैम्फलेट्स, मैगजीन हो गया। तो ये सारी वो चीजें थी जो कन्वेंशनल पेड मीडिया में आती थी, कि जिसके अंदर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट की प्लेस खरीदते थे, ठीक है, और उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता था। तो ये इसके अंदर क्या है, आपके पास टारगेटिंग की आपके पास स्पेस होती है। जो आपका ओन्ड मीडिया है, जो आपका अर्नड मीडिया, उसमें आपकी टारगेटिंग की स्पेस नहीं है, यानी आप नहीं टारगेट कर सकते कि इस सेगमेंट ऑफ पीपल को मेरा जो है वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन पहुंचे, या मेरी इस एज ग्रुप को जो है वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन पहुंचे। ओन्ड मीडिया में आपकी जो अपनी ऑडियंस होगी, आपकी जो पेज की, आपकी वेबसाइट की, या आपके जो स्टोर की अपनी ऑडियंस होगी, उसको आप वो कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ हो जाती है तो वो प्लस है। इसी तरह अर्न मीडिया में आपको कोई अगर मेंशन करता है, आपको कोई अगर अपने मीडिया के ऊपर स्पेस देता है, तो वो आपका प्लस है। लेकिन पेड मीडिया के अंदर आपको पे करना पड़ेगा, और उससे उसका फायदा क्या होगा, आप टारगेटिंग कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो कि यार ये मेरी ऑडियंस है, मैं इन्हीं को अपना एड दिखाऊंगा, अपनी कम्युनिकेशन इन्हीं को करूंगा, ठीक है। तो इसमें ये एडवांटेज होता है इसके अंदर, पे पर क्लिक एड्स, जिसको हम सर्च इंजन एड्स कहते हैं, SEM, या इसको हम गूगल एड्स भी कह सकते हैं, वो भी आता है इसके अंदर। सोशल मीडिया, ऑब्वियसली इसके अंदर सब चीजें मेंशन नहीं है, इसके अंदर सोशल मीडिया एड्स आते हैं। सोशल मीडिया आपको बहुत अच्छे से पता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये जो है वो टॉप, पिंटरेस्ट, ये सारे जो है वो टॉप अभी सोशल मीडिया चैनल्स हैं। इनके ऊपर भी आप पेड मीडिया परचेज कर सकते हो, इनके ऊपर आप एडवर्टाइज कर सकते हो। इसी तरह गूगल और बिंग अभी जो बिगेस्ट सर्च इंजन्स हैं, इनके ऊपर भी आप एडवर्टाइज कर सकते हो और मीडिया खरीद सकते हो, ठीक है। इसी तरह जो डिस्प्ले बैनर्स हैं, अब डिस्प्ले बैनर्स पहले जो कन्वेंशनल मार्केटिंग है, पहले नहीं, अभी भी चलती है जो चीज़ कन्वेंशनल मार्केटिंग है, उसके अंदर बिलबोर्ड्स होते हैं। इसी तरह जो ट्रेडिशनल, जो अभी डिजिटल मार्केटिंग है, उसके अंदर बैनर्स होते हैं, डिस्प्ले एड्स होते हैं, बैनर एड्स होते हैं। वो गूगल एड्स प्लेटफॉर्म से ही चलते हैं, और गूगल के जो पार्टनर साइट्स होती हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर वो एड चलते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट्स हैं जो अपनी स्पेस सेल करती हैं, अपने अपना जो उनका जो ओन्ड मीडिया है, यस, इसको और क्लियर कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसी ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिस पे अच्छा ट्रैफिक आता है, मैं उस पर बहुत अच्छा कंटेंट डालता हूँ, उस पर ट्रैफिक आता है, तो मैं अ, अपनी वेबसाइट की भी इन्वेंटरी को सेल कर सकता हूँ, कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये स्पेस अवेलेबल है, अगर यहाँ पे कोई एडवर्टाइज करना चाहता है तो वो एडवर्टाइज कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, उससे मैं डायरेक्टली भी बात करके उसको कुछ पे करके उसके उसके पास एडवर्टाइज कर सकता हूँ। और सेकेंडली मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं गूगल की पार्टनर साइट्स जो हैं उनके ऊपर भी एडवर्टाइज कर सकता हूँ, ठीक है।
अब जो गूगल की जो पार्टनर साइट्स हैं, वो कैसे पार्टनर साइट बनती हैं? अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर ट्रैफिक है, कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर ट्रैफिक है, तो आप गूगल से पार्टनर कर सकते हो गूगल एडसेंस के थ्रू। उससे क्या होगा, गूगल आपकी जो वेबसाइट की स्पेस है उसको वो गूगल समझ ले गूगल परचेज कर लेगा। ठीक है, गूगल आपको एक अमाउंट पे करेगा और जहाँ उन 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 स्पेसेस के ऊपर एड्स दिखाने के वो एडवर्टाइजर्स से चार्ज करेगा। ठीक है? तो ये जो है वो आपने समझ लिया है कि मीडिया के अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं और ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कोई अगर आप क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ये फिर मैंने फाइवर से स्क्रीनशॉट पुट अप किया है जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फर्दर इन्होंने फील्ड्स डिफाइन की हुई हैं। आई थिंक इतना मैंने इनफ इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो। ऑलराइट, सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की कुछ अब बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो मार्केटिंग के अंदर समझने के लिए इम्पोर्टेंट है और ये एक पूरी फील्ड है, पूरी दुनिया है मार्केटिंग की। बट जो एक इम्पोर्टेंट जो मेन कोर चीज़ें हैं, मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है? अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ़ एक मार्केटिंग फनल लेके आया हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए और इससे भी आप लोगों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और भी मुझे डिस्कस करनी है मार्केटिंग के हवाले से, वो मैं विद टाइम जब मौका मिलेगा, तो हम उसको कर लेंगे कवर। अभी आपका अगर फर्स्ट हैंड इंटरव्यू में आपको इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई कोल्ड ऑडियंस क्या चीज़ होती है, टॉप ऑफ द फनल क्या होता है, मिडल ऑफ द फनल क्या होता है, बॉटम ऑफ द फनल क्या होता है, हॉट ऑडियंस क्या होती है। तो बेसिकली अगेन उसी एग्जांपल से लेके चलते हैं कि मेरा ब्रांड है, ठीक है? और मैंने उस ब्रांड के लिए कस्टमर्स चाहिए मुझे। अब क्या होगा कि मेरे पास ऑप्शंस हैं। या तो मैं उन लोगों तक अपना कम्युनिकेशन पहुँचा सकता हूँ कि जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो मेरे बिज़नेस के बारे में, मेरे ब्रांड के बारे में नहीं जानते, जो कि है कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस, टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस। Unqualified prospects attract visitors, generate traffic, offer valuable lead magnets, call to actions that lead to landing pages. बेसिकली ये वो ऑडियंस है कि जो मेरे बिजनेस को नहीं जानती। स्ट्रेंजर्स, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम का मतलब है कि उनको, यानी उस कोल्ड ऑडियंस को बताना है कि आपकी ये मसला है जिसकी वजह से आपको शायद हमारा प्रोडक्ट चाहिए हो। ठीक है? उनकी वो प्रोडक्ट उनकी जो प्रॉब्लम है उसकी उनकी अवेयरनेस उन्हीं को देनी है। ठीक है? तो ये कोल्ड ऑडियंस होती है। अब होती है वार्म ऑडियंस। वार्म ऑडियंस कौन-सी है? जिसने आपके बिज़नेस के साथ इंटरैक्ट कर लिया। जैसे कि कोई आपकी वेबसाइट पे आ गया, किसी ने आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंटेंट की वीडियो है वो 50% वीडियो वॉच कर ली, या किसी ने आपकी वेबसाइट पे आके ऐड टू कार्ट कर लिया, या किसी ने आपके ब्लॉग के ऊपर आके कुछ टाइम स्पेंड कर लिया, या कोई आपकी अम, अगर लीड जनरेशन के आपने स्टेप्स बनाए हुए हैं, जैसे 2-3 स्टेप्स में आपकी पूरी लीड जनरेट हो रही है या आपकी पूरी जर्नी है, तो वो उस बंदे ने फॉर एग्जांपल 2 स्टेप्स कर लिए और तीसरे स्टेप से वो बैक हो गया। तो आपने जो है वो आपने कोडिंग लगाई हुई होती है, ट्रैकिंग लगाई हुई होती है, पहले स्टेप पे कौन से लोग आए हैं, सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे कौन से लोग आए हैं। तो उस ट्रैकिंग की मदद से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कहाँ से फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 1 से कितने लोग वापस गए, स्टेप नंबर 2 से कितने लोग वापस गए, स्टेप नंबर 3 से कितने लोग वापस गए। तो आप जब वो चीज़ें आपके पास डेटा मौजूद होता है, फिर आप उनको स्पेसिफिकली उस स्टेप के ऊपर टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टेप मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने मोबाइल कवर सेल के लिए लगाया हुआ था, ठीक है? किसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। सेकंड पे गया आपने एक हैंड फ्री लगाई हुई है, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? थर्ड स्टेप के ऊपर गया, उसने आपने जो है वो चार्जर रखा हुआ है, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है? एक बहुत ही वेग एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन सम अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने के लिए आपको काम आएगी।
अब उसने चार्जर नहीं खरीदा ना, उस अब मुझे ये समझ में आ गया कि इसने कवर खरीद लिया, इसने हैंड फ्री खरीद लिया, इसने चार्जर नहीं खरीदा खरीदा। तो अब मैं इसकी रीज़न सोचूँगा कि इसने चार्जर क्यों नहीं खरीदा होगा? क्या मैंने चार्जर इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है उससे ज़्यादा का लगाया हुआ है, ठीक है? तो मैं इसको डिस्काउंट दे दूँगा उसी बंदे को डिस्काउंट की ईमेल कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसी बंदे को डिस्काउंट की ईमेल कर दूँगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वार्म ऑडियंस है ना, अब ये सारी वार्म ऑडियंस कहलाएगी। पहले स्टेप पे है, दूसरे स्टेप पे है, तीसरे स्टेप पे है, ये सारी वार्म ऑडियंस कहलाएगी, कि जो कि आपके बिज़नेस को जान चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अब उनको जो इश्यूज़ आ रहे हैं ना, जो उनको माइनर इश्यूज़ हैं, उनको हमने एड्रेस करना है और वो कन्वर्ट हो जाएँगे। ये वार्म ऑडियंस है। अब हो गई हॉट ऑडियंस। अब हॉट ऑडियंस क्या होती है? जो कि आपने उनको उनका मसला भी हल कर दिया, बट स्टिल उनको जो है वो और किसी और स्टोर से या आपके कॉम्पिटिटर से ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो वो वहाँ पे स्टक हैं, ठीक है? ये कहलाएगी बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस। अब इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह देता हूँ मैं कि ये तो छोटे प्रोडक्ट्स की एग्ज़ाम्पल दी थी ना, मैं कोई हाई हाई टिकट वैल्यू की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अपना घर रेनोवेट करवाना है, ठीक है? या कोई रियल एस्टेट का बिज़नेस है, ठीक है? उसके लिए एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। अब कोई रियल एस्टेट का बिज़नेस है, कोई कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, जो उसका प्रॉपर्टी का बायर होगा, वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो इंस्टेंट डिसीज़न नहीं लेगा, ठीक है? अदर दैन कि वो कोई इन्वेस्टर हो, तो इन्वेस्टर ज़्यादातर इंस्टेंट डिसीज़न लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स आपकी टारगेट नहीं होंगी। आपकी अगर टारगेट मार्केट जो है वो आपके कंज़्यूमर है, कस्टमर्स हैं, लेट्स से कि अगर कंज़्यूमर कस्टमर आपकी टारगेट मार्केट है, तो वो इंस्टेंट डिसीज़न नहीं लेंगे। अब उनके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उनको नर्चर करना पड़ेगा, ठीक है? उनको उनको फ़ॉलो-अप्स देने पड़ेंगे, नर्चर करना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा, रेगुलर उनसे विज़िट्स करने पड़ेंगे, उनको बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, ठीक है? इस तरह उनको 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 जो है वो इस तरह मुस्तकिल फ़ीड कर करके, इंटरैक्ट कर करके उनके साथ उनको नर्चर करना पड़ेगा और उसके बाद वो कन्वर्ट होंगे। तो वो कहलाएगी बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस, जिस पे आपको जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि बिज़नेस किस तरह का है, ठीक है? और वो किस ऑडियंस पे फ़ोकस करना चाह रहा है। अगर आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से देखोगे, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से, तो टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस को अगर आप फ़ोकस करोगे, तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, सही है? वार्म ऑडियंस, जब तक आपके पास वार्म ऑडियंस होगी नहीं, जब तक आप उनको टारगेट नहीं कर सकते। वार्म ऑडियंस होने के लिए आपको फर्स्टली तो आपको कोल्ड ऑडियंस पे ही जाना पड़ेगा। फिर वो कोल्ड ऑडियंस वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट होगी। कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ से एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि कोल्ड ऑडियंस आई, ठीक है? स्क्रीन पे अगर आप मेरी देख रहे हैं, कि कोल्ड ऑडियंस आई, ठीक है? और जो उसने यहाँ पे ऑफर देखी, वो कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे वो उसने ट्रांज़ैक्शन कर दी। अब यहाँ पे कोल्ड ऑडियंस आई, यहाँ पे उसने ऑफर देखी, बट ही और शी हैज़न्ट कन्वर्टेड येट। अब वो यहाँ आ गए, अब वो वार्म ऑडियंस बन गए। अब यहाँ पे हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको क्या ऑफर्स दे रहे हैं, क्या चीज़ दिखा रहे हैं, उसको क्या मार्केट कर रहे हैं। उसके बाद अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, देन वेयर वेयर विल दे गो? दे विल गो हियर, कि कन्वर्ट हो गए। बट अगर यहाँ पे भी कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है? देन दे विल कम टू द बॉटम ऑफ द फनल, जहाँ पे हॉट ऑडियंस वो बन जाएँगे और यहाँ पे हमने उनको नर्चर करना होगा, यहाँ पे उनको हमने कोशिश करनी होगी कि हम उनकी प्रॉब्लम को समझें और उनको उसका सॉल्यूशन दें और कोशिश करें कि वो कन्वर्ट हो जाएँ। तो अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो डॉलर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मनी ट्रांज़ैक्शन, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बेनिफिट जो आपके बिज़नेस के लिए ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है? तो वो उसने उसने कंप्लीट कर लिया। तो ये जो है ना, वो फनल का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। उसके बाद एक आपने सुना होगा रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग, वो क्या चीज़ होती है? रीटारगेटिंग, in short, difference between remarketing and retargeting is retargeting primarily uses paid ads or re-engagement audience who have visited your website and social profiles. अब ये रीटारगेटिंग देख लें, जो हम वार्म ऑडियंस के साथ कर रहे थे ना, जो हमारे पास वार्म हो चुकी है, जो वेबसाइट या सोशल मीडिया हमारा विजिट कर चुकी है, हम उसको रीटारगेट कर